नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा पहला पार्ट चल रहा है, वो चल रहा है भारतीय संविधान के विकास के जो चरण चल रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास जो चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के विकास के चरण जो हम लोगों ने देखे थे। इसके पहले वाले जो हमारे पार्ट हुए हैं उसमें हम लोगों ने काफी कुछ देखा है। उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिश, हम लोगों ने इसको भारतीय संविधान के जो संवैधानिक जो चरण हुए, विकास के जो संवैधानिक चरण हुए हैं, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। पहला हमारा पार्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फिर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहला अधिनियम जो देखा था, आप लोग जरा याद करने की कोशिश करें, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था भारत परिषद अधिनियम 1861, और हम लोगों ने देखा था भारत परिषद अधिनियम 1891, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था भारत परिषद अधिनियम जो हुआ था 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो आज साथियों हम लोग देखेंगे जो हमारा आज का है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना जो हमारा भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत जो भी है भारत शासन अधिनियम 1919। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों हमने देखा भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, किस वजह से इसके नाम से जाना जाता है, तो साथियों हम लोग देखेंगे मॉन्टेग्यू का मतलब हो गया, यहाँ पर मॉन्टेग्यू से अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे उस समय के। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय के भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव थे। और अगर हम लोग चेम्सफोर्ड की बात करते हैं कि चेम्सफोर्ड कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हुआ करते थे उस समय के तत्कालीन जो हुआ करते थे, ये थे भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो साथियों इन्हीं दोनों के कार्यकाल में ये भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसी वजह से हम लोग इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान इनके अंतर्गत किए गए हैं। तो अगर हम लोग प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रमुख प्रावधान। तो साथियों आप लोग लिखिए प्रमुख प्रावधान। तो इसमें हम लोग देखेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की जो कि वर्तमान समय में भी है, विधायिका की स्थापना की गई। यानी कि साथियों केंद्र में जो प्रमुख इसमें प्रावधान किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक
व्यवस्था जो हुआ करती थी, विधायिका की व्यवस्था हुआ करती थी, इसकी स्थापना की गई, जो कि वर्तमान समय में भी कार्यशील है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा हमारा निम्न सदन आ जाता है और राज्यसभा हमारा उच्च सदन आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, स्थापना की गई प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, और इनके जो द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना की गई। अगर हम लोग इनके नामों की बात करते हैं तो प्रथम की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम आ जाती है राज्य परिषद। और अगर हम लोग द्वितीय की बात करते हैं कि द्वितीय कौन सी थी, तो द्वितीय आ जाती है केंद्रीय विधानसभा। द्वितीय आ जाती है केंद्रीय विधानसभा। तो साथियों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम जिसे 19 भारत शासन अधिनियम 1919, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू इसमें क्या है और चेम्सफोर्ड क्या है, तो मॉन्टेग्यू भारत के तत्कालीन राष्ट्र सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो हुआ करते थे भारत के उस समय के वायसराय हुआ करते थे। और प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्र में जो कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अगर हम लोग देखें कौन कौन से द्विसदनात्मक जो विधायिका थी जो स्थापना की गई, उनके नाम क्या हैं, तो पहली इसमें हमारी आ जाती है राज्य विधान परिषद यानी राज्य परिषद, और दूसरी आ जाती है केंद्रीय विधानसभा। तो एक एक करके हम राज्य विधान परिषद के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे केंद्रीय विधानसभा। इनके बारे में हम लोग आज विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के आगे और एक हमारा पॉइंट रह जाता है, उसको हम लोग देख लें। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई या शुरुआत की गई। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और आगे हम लोग देखेंगे और प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया गया की गई और प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया तो साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और प्रांतों में जो कि द्वैध शासन को स्थापित किया गया। और अगर हम लोग द्वैध शासन की बात करते हैं तो केंद्र में द्वैध शासन जो मतलब स्थापित किया गया था, ये था भारत शासन अधिनियम, जो कि हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। पुनः इसे जो है कि इसके पहले ये केंद्र में हुआ करती थी, इसे राज्य में कर दिया गया। और इसके बाद में जो 1935 में जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें पुनः इसे केंद्र में स्थापित कर दिया गया। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों इसमें देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। और आगे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग प्रांतीय विषयों की बात करते हैं तो प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से भाग हैं अगर इनकी हम लोग बात करते हैं तो पहला हमारा आ जाता है हस्तांतरित विषय और दूसरा हमारा आ जाता है आरक्षित विषय। तो हम लोग देखेंगे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं तथा किस किस को इसमें शामिल किया गया है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों हमने देखा कि प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। पहला हमारा आ जाता है हस्तांतरित विषय और दूसरा आ जाता है आरक्षित विषय। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हस्तांतरित विषय के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो हस्तांतरित विषय हेडिंग डालेंगे हस्तांतरित विषय। तो साथियों हस्तांतरित विषय के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है तो हम लोग देखेंगे। इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय तथा स्थानीय स्वशासन, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय तथा स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो साथियों हमने देखा कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत इसमें शिक्षा, पुस्तकालय तथा स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता और इसके बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन, उद्योग व सार्वजनिक मनोरंजन के नियंत्रण आदि को शामिल किया गया। तो साथियों हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो भी हमारे इनके भाग हुआ करते थे, दो भागों में इनको बांटा गया। पहला था हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय तथा स्थानीय स्वशासन संबंधी, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग व सार्वजनिक मनोरंजन के नियंत्रण को इसमें शामिल किया गया हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। और आगे हम लोग देखेंगे इन विषयों के संचालन हेतु किसका गठन किया गया, यानी किसके द्वारा ये जो विषय है इनका संचालन किया जाएगा और किसके द्वारा इनका नियंत्रण किया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हमारा होता है हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जो होते हैं, इनमें काफी कुछ डिफरेंस है, किनके द्वारा इस पे नियंत्रण किया जा रहा है या संचालन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे जो है विषय हैं जिनके ऊपर इनको शामिल किया गया है, तो किनके द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। अगर हम लोग पहले विषय की बात करते हैं तो साथियों हमारा इसमें आ जाता है इन विषयों के संचालन, इन विषयों का संचालन गवर्नर जनरल तथा उनकी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से संचालन किया जाता था। तो साथियों हमने देखा हस्तांतरित विषय जो होते थे ये इन विषयों पर का संचालन गवर्नर जनरल तथा उनकी जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री हुआ करते थे इनकी सहायता से इनका संचालन किया जाता था। और साथियों आगे देखेंगे, आगे हमारा जो इसकी बात में आ जाता है अगला विषय, इनके बारे में हम लोग देखेंगे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है तो हम लोग देखेंगे। आरक्षित विषय
जिस प्रकार से आज केंद्र सूची और राज्य सूची होती है, किन किन चीजों को उसमें कौन कौन सी कितने प्रकार की वस्तुएं उसमें शामिल की जाती हैं, तो उसी प्रकार से हमारा आ जाता है। ये पहले से भी चला आ रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 से भी ये चला आ रहा है, से ही चला आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे हस्तांतरित विषय के बाद में आ जाता है आरक्षित विषय। अगर हम लोग इसमें देखेंगे रक्षा विदेश मामले, इसके अंतर्गत रक्षा विदेश मामले, रक्षा विदेश मामले, भूमि कर, रक्षा विदेश मामले, भूमि कर, अकाल विभाग, अकाल विभाग, अकाल विभाग यानी अकाल विभाग या अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, न्याय पुलिस पेंशन, छपाखाना, समाचार पत्र की छपाई, समाचार पत्र की छपाई, छपाखाना, छपाखाना, और उसके बाद में जलमार्ग, जलमार्ग कारखाना, जलमार्ग कारखाना, बिजली गैस, बिजली गैस आदि को शामिल किया गया है, आदि को शामिल किया गया है। तो साथियों, अगर हम लोग आरक्षित विषय के अंतर्गत अगर हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें हमारा आ जाता है रक्षा विदेश मामले, भूमि कर, अकाल, रक्षा, भूमि कर, अकाल, अकाल विभाग मतलब अकाल, इसमें जो अकाल सहायता होती है, अकाल सहायता, न्याय पुलिस पेंशन, समाचार पत्र की छपाई यानी छपाखाना, जलमार्ग और कारखाना, बिजली गैस आदि को शामिल किया गया है। और साथियों, आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, यानी जो आरक्षित विषय होते थे इनका जो संचालन होता था किस प्रकार से किया जाता था, कौन से संस्था इनका जो संचालन करती थी तथा किन किन सदस्यों के द्वारा इनका संचालन किया जाता था, हम लोग आगे देखेंगे। आरक्षित विषय का जो संचालन होता था, आरक्षित विषय का जो संचालन होता था, किन किन लोगों के द्वारा इनका जो संचालन किया जाता था, तो इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि आरक्षित विषय का संचालन किनके द्वारा किया। तो साथियों, आगे हम लोग देखेंगे जो आरक्षित विषय होते थे इनका संचालन किन किन लोगों के द्वारा किया जाता था। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो आरक्षित विषय होते थे, आरक्षित जो विषय होते थे, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय के विषयों का संचालन, आरक्षित विषय के विषयों का संचालन गवर्नर जनरल तथा इनकी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था, के सदस्यों द्वारा यानी के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। तो साथियों ने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे आरक्षित विषय होते थे इन पर जो इनका संचालन किया जाता था, जो कि विधान परिषद के जो भी गवर्नर जनरल की विधान परिषद के जो भी सदस्य होते थे यानी इनके द्वारा इनका संचालन किया जाता था। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे इसमें गवर्नर जनरल या वायस राय की जो विधान परिषद हुआ करती थी, इनके जो मंत्री हुआ करते थे इनके द्वारा इनका संचालन किया जाता था। और साथियों, आगे देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे परिषद में सदस्यों की संख्या कितने प्रकार की हुआ करती थी, तो जो इनकी विधान परिषद हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, इसमें सदस्यों की संख्या मुख्यतः 3 प्रकार की हुआ करती थी। परिषद में सदस्यों की संख्या 3 प्रकार की हुआ करती थी, यानी 3 प्रकार के सदस्य होते थे, 3 प्रकार की हुआ करती थी।
यानी कि साथियों 3 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे। अगर हम लोग पहले सदस्य की बात करेंगे, पहले किस प्रकार के सदस्य हुआ करते थे? पहले आ जाते हैं निर्वाचित, उसके बाद में दूसरे हमारे जो आते हैं, दूसरे आते हैं मनोनीत, और तीसरे प्रकार के सदस्य आते हैं निर्वाचित गैर सरकारी। निर्वाचित गैर सरकारी, निर्वाचित गैर सरकारी, सॉरी निर्वाचित गैर सरकारी नहीं होगा, मनोनीत गैर सरकारी, मनोनीत गैर सरकारी। तो साथियों हमने देखा कि विधान परिषद जो हुआ करती थी, परिषद में सदस्यों की संख्या मतलब सदस्यों की टाइप कितने होते थे, मतलब कितने प्रकार के सदस्य हुआ करते थे। तो ये 3 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे, जिनमें पहले जो सदस्य होते थे वो होते थे निर्वाचित, और दूसरे होते थे मनोनीत, और उसके बाद में तीसरे होते थे मनोनीत गैर सरकारी। अगर हम लोग इनके परसेंटेज की बात करते हैं, जिनका प्रतिशत क्या हुआ करता था, तो इसमें मनोनीत की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 71%, यानी 71% उसके बाद में दूसरा अगर हम लोग सरकारी सदस्यों की बात करते हैं, गैर सरकारी मनोनीत गैर सरकारी की बात करते हैं, तो हमारे आ जाते हैं 18%, और अगर हम लोग मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो ये आ जाते हैं 8%। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परिषद में जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, उसमें निर्वाचित जो हुआ करते थे ये 71% होते थे, मनोनीत 8% होते थे, और मनोनीत गैर सरकारी जो सदस्य हुआ करते थे 78% होते थे। आगे और हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे सीमित मताधिकार का सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो साथियों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये आ जाता है कि इसके अंतर्गत सीमित मताधिकार के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। और आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखेंगे कि ली आयोग यानी ली कमीशन की सिफारिशों पर लोक सेवा आयोग का गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट यहाँ पर ये बनता है, जो कि याद रखने योग्य है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है कि इसके तहत ली आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो साथियों हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसके तहत जो ली कमीशन हुआ करता था, इनकी सिफारिशों के आधार पर ही सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाते हैं। निर्वाचक क्षेत्रों को, अगला हमारा जो आ जाता है, निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगर हम लोग इनके क्षेत्रों इनके जो भागों में विभाजित किया गया था निर्वाचन क्षेत्र को, अगर इनकी हम लोग बात करते हैं तो पहला आ जाता है सामान्य क्षेत्र, और अगर दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो दूसरा हमारा जो आ जाता है वो है विशिष्ट क्षेत्र। तो साथियों सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो इसमें आते थे, कौन कौन से लोग इसमें आते थे, यानी कौन कौन से वर्ग के लोग इसमें आते थे, तो पहला होता था हिंदू,
हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन, हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन, हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन, सिख, हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन सिख, और भारतीय, भारतीय यानी सभी भारतीयों के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो भारतीय और सिख इसके अंतर्गत आते थे, इसके अंतर्गत आते थे। तो साथियों सामान्य जो निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला हो जाता है सामान्य, दूसरा हो जाता है विशिष्ट। अगर हम लोग सामान्य क्षेत्र के जो इनके वर्ग की बात करते हैं तो हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग, एंग्लो इंडियन, सिख इसके अंतर्गत आते थे। अगर हम लोग विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं जिसमें कौन कौन आता था, जिसमें आता था भूस्वामी, भूस्वामी, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, भूस्वामी विश्वविद्यालय, व्यापार, व्यापारी, व्यापारी, व्यापारी मंडल आदि का इसमें प्रतिनिधित्व होता था। व्यापारी मंडल, व्यापारी मंडल आदि का इसमें प्रतिनिधित्व होता था, प्रतिनिधित्व होता था। तो साथियों हमने देखा निर्वाचन क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने देखा कि सामान्य क्षेत्र जो हुआ करता था इसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एंग्लो इंडियन सिख इसके अंतर्गत आते थे। दूसरे को हमने देखा कि ब्रिटिश विशिष्ट जो आते थे इनके अंतर्गत भूस्वामी, विश्वविद्यालय, व्यापारी मंडल आदि का इसमें प्रतिनिधित्व हुआ करता था। और साथियों इसमें हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत इसमें सांप्रदायिक, इसमें सांप्रदायिक, इसमें सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के साथ, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो साथियों ने देखा इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो कि पृथक निर्वाचन के साथ में इनका जो सिद्धांत हुआ करता था इसका विस्तार किया गया। और आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। नोट लगा के हम लोग आगे देखेंगे, हमारा नोट पॉइंट यहां पर आ जाएगा। नोट पॉइंट हमारा यहां पर ये आ जाएगा, नोट पॉइंट हमारा यहां पर ये आ जाएगा। नोट लगा के हम लोग देखेंगे। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट के को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो साथियों इसके अंतर्गत पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया जो कि 10 वर्षों के बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो साथियों भारत शासन नियम 1919 के अंतर्गत
जो वैधानिक आयोग का एक गठन किया गया, जो कि 10 वर्ष के बाद अपनी जो जांच करके अपनी रिपोर्ट को प्रेषित करेगी। और आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग साथियों और देखेंगे केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में कानून बनाने के अधिकार को सीमित कर दिया गया, और इसमें वायसराय के वायसराय के हस्तक्षेप को सामान्य रखा गया। तो साथियों इस प्रकार की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको, जो कि इनके सदस्य होंगे, इनके यहाँ तक इनको अधिकार जो था, अधिकार यानी विधि निर्माण को सीमित कर दिया गया। और इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए कि जो वायसराय था, वायसराय इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता था। और नोट पॉइंट लगा के हम लोग आगे देखेंगे। नोट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, नोट लगा के आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार इस एक्ट के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और आगे हम लोग देखेंगे, और यह जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि भारतीयों की जो भी आकांक्षाएं थी इन्हें पूरी करने में असफल रहा, पूर्ण रूप से असफल रहा। उनकी जो मांगे थी उनको ये पूरी ना कर सका। और इसी प्रकार से साथियों आगे हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक शोषण और लंबे समय तक शासन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। सामान्यतः जो हमारे कुछ विधि शास्त्री हैं वो यही कहते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, सामान्यतः ये इस प्रकार से इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कि ब्रिटिश क्राउन है इसके ऊपर, भारत के ऊपर काफी लंबे समय तक अपना राज कर सके और भारतीयों का शोषण भी कर सके और राज भी कर सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। तो साथियों इसी के साथ हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन, जो कि 1927-28 में भारत आया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हमारा आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के बाद में फिर आगे हमारा जो बढ़ता चला जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।